नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं आप सबका मेजबान सईद इरफान फाजिल। इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम फन और फनकार में। बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार हमारी भी कोशिश है कि वादी कश्मीर के अनगिनत टैलेंट को जी हां आपके सामने पेश किया जाए। और खास तौर पर अगर बात करें वादी कश्मीर का टैलेंट तो काफी ज्यादा है, यानी स्किलफुल डेवलपमेंट। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे कई सारा ऐसा टैलेंट है जिसे निखारने की काफी ज्यादा जरूरत है। और जब हम उनकी टैलेंट के बारे में जानते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि दुनिया भर तक उस टैलेंट को पहुंचाया जाए ताकि उनके काम को निखारा जाए। फिलहाल आज अगर हम बात करें तो बात होगी जी हां फिल्मी सफर को लेकर। एक ऐसा खूबसूरत सफर जिसे टेलीविजन भी कहा जाता है और साथ ही साथ फिल्मी सफर भी कहा जाता है। और इसी फिल्मी सफर के साथ आज मेरे जो दोस्त हैं वो वादी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और बचपन से ही जी हां काफी ज्यादा शौक उन्हें फिल्मों का था, टीवी का था, कैमरा का था। और जी हां धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई और बाद में आखिरकार उन्होंने लेंस को थाम लिया, यानी लेंसमैन के नाम से आज मैं रूबरू हूं उनके साथ। और उनके बारे में अगर मैं कहूं तो मेरे पास जी हां अल्फाज जो है वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि न्यूज चैनल से लेकर बड़े बैनर तक, यानी जिसे हम कह सकते हैं सिनेमैटोग्राफी, स्टडी कैम और बड़े बड़े कारनामे जो कैमरे से अंजाम दिए जाते हैं बड़े बैनर के लिए, वहां तक वो पहुंच गए हैं। जी हां, मेरी मुराद है मेरे आज के जो मेहमान हैं वादी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं सज्जाद शाह साहब। आपका वेलकम है प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। आप ठीक है सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस अपने शो में, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। प्लेजर इज ऑल माइन। सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। सज्जाद साहब जो है, मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है वो न्यूज चैनल से की है और उसके बाद काफी टाइम तक ये एज अ कैमरा पर्सन काम कर रहे थे और नेशनल चैनल के लिए काम कर रहे थे। और उसके बाद इनका सफर किस तरह आगे बढ़ा, कैसे आगे बढ़ा और बड़े बैनर तक कैसे पहुंचे, इनसे जरूर हम पूछेंगे। अच्छा सज्जाद साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि तकरीबन 20-22 साल गुजर गए होंगे आपको इस फील्ड के साथ जुड़े हुए। मैं जानना चाहूंगा कि बचपन से लेकर क्या यही लेंस के साथ ही हरकतें करना पसंद करते थे आप, या कैमरास के साथ ही उठना बैठना, अपार्ट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज लाइक कोई अदर दूसरा शौक नहीं था? कह सकते हैं बेसिकली। ये खैर मुझे बाद में फिर बहुत देर के बाद पता चला कि मेरा इंटरेस्ट कैमरा ही है। बट इतना मुझे याद है अभी भी, सेंसेस जब आई मेरी, तो जहाँ पे भी कैमरा देखता था बस अट्रैक्ट हो जाता था कैमरे के साथ में, बस पकड़ना। उस टाइम पे वो होते थे रील वाले कैमरे होते थे और वो हॉट शॉट टाइप के वो कैमरे होते थे। वीडियो का तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, तो बस जहाँ पे देखता था तो अट्रैक्ट हो जाता था। तो मेरे पापा जो थे वो संडे फोटोग्राफ्स क्लिक करते रहते थे फैमिली के। अच्छा। तो मैं लेता रहता था चोरी से ही, बट करता था, मैं भी क्लिक्स करता था। तो धीरे धीरे फिर जैसे गेट टुगेदर्स होते थे, फैमिली गेट टुगेदर्स होते, कुछ होता था तो मेरे को ही दिया जाता था कैमरा, सजाद को दे दो। अच्छा। इसको अच्छा, इसका फ्रेम वगैरह अच्छा होता है, इसको ही दिया करो। अच्छा। और मेरे को अपनी टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती, मैं फ्रेम में हूँ नहीं हूँ, मैं फोटोग्राफ्स में हूँ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, बट मैं पूरी तरह से घुस जाता था और क्लिक्स करते रहता था। फिर बाद में जब वो डेवलप होके आते थे और लगता था 36 होते थे उसमें रील्स, सबके सब बहुत अच्छे होते थे। क्या बात है। होते थे। कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा क्रेडिट जो है घर से ही मिल गया और कह सकते हैं कि कारनामा जो है अच्छा अंजाम दिया। अच्छा सज्जाद भाई, ये जानना चाहूंगा कि पेरेंट्स की क्या चाहत थी, वालिदैन की क्या चाहत थी? वो चाहते थे कि आप इसी लेंस के साथ ही अपने करियर का आगाज करें, या अक्सर बेशतर हम देखते हैं ना माँ बाप की जो चाहत होती है कि बच्चा जो है एजुकेशन में ज्यादा जाए, पढ़ाई लिखाई करे, डॉक्टर इंजीनियर बने? देखिए, बहुत पहले जब, अभी तो खैर बहुत कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, उस टाइम पे सिर्फ पेरेंट्स के दिमाग में दो ही चीजें आती थी, सिर्फ दो ही चीजें आती थी, या इंजीनियर या डॉक्टर, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो सेम मेरे साथ भी वही था कि पेरेंट्स, मेरे पापा मम्मी, मतलब मेरे पेरेंट्स वो चाहते थे कि इंजीनियर बनेंगे। तो फिर मैंने 10th पास करके फिर जब मैं आगे फर्दर स्टडीज किया तो फिर मेरे को इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन किया। तो उसमें भी मेरा इंटरेस्ट तो था नहीं मेरे को जब बोला गया, फिर मैं एंड में मेरे को समझ नहीं आया, मैं चलो ठीक है मैकेनिकल ले लेते, कुछ मेरे को इंटरेस्ट लग रहा था उसमें थोड़ा सा, बट वही था, 1 साल मैंने वेस्ट किया।
अपने अपना टाइम भी और प्लस पैसा तो यानी दिया हम ही। कह सकते हैं जो चाहत थी दिल की वो हाँ, पूरी नहीं हो रही थी। बिल्कुल। मेरे को एक्चुअली देखो उस टाइम तक मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा कैमरा इंटरेस्ट है। मेरे को बेसिकली पता नहीं था कि कैमरे में भी आप अपना कैरियर बना सकते हो, ये एक इसको आप ले सकते हो आगे। बट क्योंकि कश्मीर में बहुत लिमिटेड चीज़ें थी उस टाइम पे, कुछ पता नहीं था कि ये प्रोफेशन हो सकता है, इसके कोर्सेज होते हैं या इस टाइप से कुछ। तो मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मैं घर वालों को बोलूं कि ये मैं करूंगा, ऐसे मैं करूंगा। बट फिर जब इंजीनियरिंग के लिए मैंने एडमिशन किया तो इंजीनियरिंग 1 साल के बाद ही फिर मैंने, मेरी इंजीनियरिंग पर से ही चली गई। फिर मैंने घर वालों से पूछा, मैं नहीं कर पाऊंगा। बट पापा मतलब सपोर्टिव थे घर वाले, तो उनने फिर तो ठीक, चलो ठीक है। तो देन आफ्टर दैट उसके बाद में फिर मैं समझ नहीं आ रहा था कुछ। तो मेरा एक्चुअली मेरे कज़न ब्रदर थे, उन्होंने फिर मेरे को दिल्ली बुलाया, तो वो वहाँ ही पे थे। तो बाई चांस उनके साथ ही मैं बैठा था, तो उनके साथ ही एक बंदा आया, उनका एक फ्रेंड था, वो ही वॉज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर था वो। तो वही बोलने लगा, बोला क्या क्या करना, क्या है, किस लिए आया। बोला कुछ मतलब देखना है इसको भी। तो फैशन डिजाइनिंग था दिमाग में, ओके। शायद फैशन डिजाइनिंग करूं। बोला सर छोड़ो फैशन डिजाइनिंग वगैरह, इसको आ जाओ भेजो मेरे साथ। तो उसके वर्ड्स ये थे। तो आई वाज लाइक, मैं देख रहा था अपने कजन को, मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको, मैंने क्या बोल रहे किसके, कौन है कौन क्या है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे है। तो मेरे को थोड़ा सा क्लिक हुआ, हमने हाँ अच्छा तो लग रहा है सुन के। तो बोला सुबह आ जाना मेरे ऑफिस। तो प्रोडक्शन हाउस था उनका नोएडा में, तो चला गया। फिर धीरे 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 उनके पास में गया तो इंटरेस्ट लगने लगा। तो 6-7 महीने के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि बताओ सज्जाद क्या लग रहा है इधर प्रोडक्शन हाउस में बैठ के, एडिटिंग भी है, कैमरा भी है, शूट पे भी जा रहे हो, तो किस में इंटरेस्ट लग रहा है। आई टोल्ड हिम कि मेरे को कैमरे में इंटरेस्ट लग रहा है। तो कैमरा मेरे को समझ में आया कि हाँ ये है, यही चीज़ है मेरे को जो अट्रैक्ट कर रही थी ज़्यादा। तो ही टोल्ड मी कि वो देखो भाई ये जो कैमरा है ये दिखने में तुम्हें अच्छा लग रहा है, बट ओवरऑल सब कुछ डिपेंड इसी पे। फैंटास्टिक। यहां पर मेरा एक क्वेश्चन ये है, when we talk about the photography, when we talk about the dimension of photography, for example, जिसे हम खास तौर पर पीडी के नाम से जानते थे, पीडी 150 170 हाँ, जो हाँ। कैमराज हैं, दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशंस। मैं जानना चाहूंगा कि फोटोग्राफी और डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरशिप जो पीडी है दोनों का, इसमें कैमरा कंट्रोलिंग भी है, कैमरा टेक्निक भी है और कैमरा मैन भी है। ये तीनों चीजें क्या एक साथ हो जाती है या इनका तीनों का काम अलग है? Camera controlling? I'm not getting your. I'm talking about the, like when we talk about the photography, for example, you're a camera person. अगर टेक्निक की अगर हम बात करें तो कैमरा मैन के लिए ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं या इसके लिए तीनों सेक्शन अलग है? टेक्निक्स तो देखो, कैमरामैन जो है, कैमरामैन इज कैमरामैन, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें कैमरा के अंदर थोड़ा सा आपको वास्टनेस मिल जाती है, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्टडी कैम बोलो या बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो अब क्या होता है कि कुछ कैमरामैन का इंटरेस्ट, चलो जी मैं न्यूज में चला जाऊं, मैं प्रोग्रामिंग में जाऊं या मैं फिक्शन में जाऊं, तो ये सब चीजें अब उसमें डिवाइड हो जाता है कि आपके अंदर जो टेक्निक्स होते हैं, जैसे मान लो आपके ट्रैक ट्रॉली हुआ या आपकी जिमी जिब हुआ, या बहुत सारी चीजें हैं, डॉल्बी, बहुत सारी चीजें हैं। तो मोस्ट ऑफ द कैमरामैन दे आर वो माने ही जाते हैं कि ठीक है स्टूडियो कैमरामैन है, तो ये उनको स्टूडियो से बाहर नहीं निकालते, वो स्टूडियो कैमरामैन। कुछ कैमरामैन होते हैं जो सिर्फ फिक्शन ही करते हैं, वो फिक्शन के ही लिए। कुछ कैमरामैन होते हैं न्यूज एएनजी स्पेशलिस्ट, वो सिर्फ एएनजी ही करते हैं। तो बट ओवरऑल सब कैमरामैन ही है। तो ये सब चीजें जो है ये फिर आपका अपना, मेरा हमेशा ये था कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता था हर कोई चीज। तो मैं जब इस फील्ड में आया तो मेरे दिमाग में सिर्फ था कि न्यूज, मेरे को न्यूज करना है। तो बट जब मैंने न्यूज करना शुरू किया तो मैं उसमें न्यूज को भी इतना अच्छे से कर रहा था, तो मेरे जो बॉस थे तो उन्होंने मुझे प्रोग्रामिंग में डाल दिया। प्रोग्रामिंग के बाद फिर वही होता ना विजन। तो वहाँ पे हमारे स्टडी कैम्प था हमारे ऑफिस में, तो वो बाहर से लाया था किसी को ट्रेनिंग के लिए। तो ही सिलेक्टेड 6 कैमरा पर्सन, जिसमें से मैं भी एक था। तो बट पहले ही उसने बोला कि भाई स्टडी कैम्प जो है ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, ये कमर बिठाएगा आपकी। वो अंग्रेज था वो। यानी हम कह सकते हैं कि 30 किलो का वजन
30 किलो सर कम से कम है। मतलब मैक्सिमम इसका पेलोड चला जाता है करीब करीब 45 के आसपास। 30 किलो इज, अगर आप उसके जो बार्न डोर्स वगैरह ये सब चीजें हल्का करोगे तो 30 किलो चला जाएगा सिनेमा कैमरा में। तो मैं भी गया था, तो बट उसमें से सिर्फ 2 जने जिन्होंने सस्टेन किया ऑफिस में, सिर्फ 2 जने जिन्होंने सस्टेन किया, जो मैं था, एक और था हमारे साथ में। तो मैं फिर रात, वो ट्रेनिंग 1 महीने की थी हमारी, बॉम्बे में थी, बट मेरी जब नाइट शिफ्ट्स लगती थी, मैं नाइट शिफ्ट्स में कैमरा उठा के, मैं माउंट करके, मैं पूरा ये करता रहता था, खेलता रहता था। मतलब मैं यही बोलता हूँ, जितना आप इसके साथ में, तो मैं देखता रहता था, करता रहता था। तो धीरे धीरे मेरे को जो हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे वहाँ पे ऑफिस में, तो वो मेरे को ही देते थे, जिसमें स्टडी कैम वगैरह, जिसमें हमारे बहुत सारी चीजें होती थी। आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। जब स्टडी कैम की बात चली है तो नाज़रीन किराम, यहां पर हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा मोन्टाज है। इस मोन्टाज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार आज हमने सज्जाद साहब को यहां बुलाया है तो सज्जाद साहब की कहानी के पीछे क्या कुछ हकीकत है। फिल्मों की बात करें, बॉलीवुड के बड़े बड़े यानी चेन्नई एक्सप्रेस जैसी बड़ी फिल्म के साथ उन्हें असिस्ट किया है, कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज, कई सारे एड्स, कई सारे फिल्म शूट्स, इनफैक्ट हिस्ट्री की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, बड़े प्रोजेक्ट्स, और उन्हीं बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर जबकि इनका हाथ और वो स्टडी कैम और वो मोमेंट्स जो है बॉलीवुड पर्सनैलिटीज हो या फिर यहां आर्टिस्ट हो। आइए वो मोन्टाज देख लेते हैं, उसके बाद कहानी के बारे में और बात करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फन और फनकार। ये है वो असली हकीकत और ये है वो कहानी, और इस कहानी के बारे में हमने आपसे जरूर कहा था कि इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि आपके प्रोजेक्ट्स, और आपके प्रोजेक्ट्स की तो शुरुआत हम कह सकते हैं कि नोएडा से तो आपकी बात शुरू हो गई काम की, मगर प्रोजेक्ट्स के बारे में कहां कहां आप पहुंचे, फिल्म्स को लेकर बात करें, क्योंकि हमने पिक्चर्स तो देख ली, आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा जो करियर, मैं जब कोर्स, मैं छोटा सा एक कोर्स भी किया था इसमें सिनेमाटोग्राफी का। फिर जब मैं निकला बाहर तो फर्स्ट मेरे को एक चैनल थी, तो उसमें मेरे को ब्रेक मिला। तो वो एक मान लीजिए फिक्शन टाइप की चैनल थी, वो ज़्यादातर सीरियल्स वगैरह ही बनाते थे, तो उसमें मेरे को ब्रेक मिला। तो उसके बाद में फिर आगे निकला तो मेरे को एक ऑफर ही बोल सकते हैं, वो एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे एज ए फैकल्टी। तो बट मैंने कुछ टाइम ही वो किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो मैं निकल के आ गया। फिर उसके बाद में फिर मैं स्पोर्ट्स में चला गया। और स्पोर्ट्स में उस टाइम पे एक चैनल आती थी जी स्पोर्ट्स करके, तो उसमें मैं गया, मैं फ्रीलांस करने लगा उसमें। तो क्रिकेट मैचेस वगैरह ये सब चीज़ें फ्रीलांस में करने लगा। बट कहीं ना कहीं पे दिमाग में ये चल रहा था कि ये फ्रीलांस है, मतलब ठीक है, एक स्टेबल चाहिए, कुछ होता है, हर किसी को वो होता है यार, कुछ स्टेबिलिटी देखते हैं कहीं पे। तो फर्स्ट ब्रेक तो मेरा एक न्यूज़ चैनल थी, उसमें मेरे को ब्रेक मिला।
तो फिर मैंने उसके बाद में फिर शिफ्ट किया दूसरी न्यूज़ चैनल में। तो करीब 10 साल मैंने उसमें काम किया, और मैंने जब वो क्विट किया तो मैंने एज ए सीनियर कैमरा पर्सन प्लस स्टडी कैम ऑपरेटर मेरा प्रोफाइल था वहाँ पे। फिर मैंने उसके बाद में अपना दोबारा से शुरू किया, और फिर मैं घुसा पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में, और स्मॉल टेलीविज़न भी बोल सकते हो और फिल्म इंडस्ट्री भी, दोनों, बड़ा पर्दा छोटा पर्दा दोनों में मैं गया। तो मेरा पहला ब्रेक मेरे को मिला था सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया में मैंने एज ए डीओपी मैंने काम किया उसमें, तो काफ़ी सारे एपिसोड शूट किए। तो साथ साथ में फिर फ्रीलांस का जब दौर शुरू हुआ तो फिर मेरे को एमटीवी के साथ भी काम करने का मौका मिला। उनके कुछ शोज़ है, रोडी स्पिट्सविला है, उनमें काम करने का मौका मिला। प्लस यहाँ से मेरे को मोटर स्पोर्ट्स का बहुत इंटरेस्ट है। मोटर स्पोर्ट्स मतलब मेरे को सेकंड ऑप्शन मेरा मोटर स्पोर्ट्स है। तो शूट भी मेरे को अगर मिलता है मोटर स्पोर्ट्स का, मैं आगे पीछे देखता नहीं हूँ, कर लेता हूँ। तो मैं BMW, ऑडी, महिंद्रा, टाटा और ये इनके साथ इनके लिए मैंने काम किया है। प्लस मैंने जब यहाँ पे बुध इंटरनेशनल सर्किट में जब F1 रेस हुई थी तो मैंने 3 साल कवर किया। क्या बात, क्या बात, हाँ, क्या बात। 3 साल कवर किया है। तो इनफैक्ट वहाँ पर जो मीडिया रूम है, तो वहाँ पे जिन्होंने पहले कवर किया है ना, तो उनके फोटोग्राफ्स लगे हैं मीडिया। तो वहाँ पे मेरा फोटोग्राफ भी लगा है। तो खैर ये मोटर स्पोर्ट्स, बॉलीवुड के बारे में, फिल्मों के बारे में, फिर ये जब चलता रहा तो इसी में फिर मेरे को ब्रेक्स आने शुरू हो गए कि बॉम्बे से कॉल्स आने शुरू हो गए प्रोडक्शन हाउसेस के। बिकॉज मैं स्टडी कैम, मेरे को दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहा था। स्टडी कैम मेरा जब से मैं इस फील्ड में आया था तो मेरे को ये था दिमाग में, ये कैमरा मेरे को, मतलब ये बेसिकली कैमरा नहीं है, स्टेबलाइजर है, तो ये मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने जब जॉब अपनी छोड़ी तो मेरा पहली इन्वेस्टमेंट जो थी स्टडी कैम पे ही थी। Okay. तो ये करीब करीब मैंने, अगर नए की बात बोलेंगे तो 40-50 लाख से कम नहीं है, बट मैंने सेकंड हैंड में ही इन्वेस्ट किया, तो करीब 7-8 लाख रुपए में आया। तो मैंने वो ला के रखा, और मैं बस पूरी तरह से ना अपना वो कर रहा था। क्या बात तो है। बॉम्बे से फिर मेरे को प्रोडक्शन हाउसेस से पहला जो मेरे को कॉल आया था वो था मनाली में शूट था वो। Okay. श्रेयास तलपड़े उसमें लीड कर रहा था, मकरंद देश पांडे उसमें थे, राहुल देव थे उसमें। तो इट वाज अ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म। प्रतिछाया, परछाई पहले नाम था उसका, तो फिर उन्होंने नाम चेंज करके प्रतिछाया नाम किया। 40 दिन का शेड्यूल था वो मनाली में। तो वो मेरा पहला ब्रेक मिला। फिर उसके बाद मैं बड़ा एक्साइटेड था उस वक्त, शुक्र अल्लाह का, मैं मतलब ना फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, मेरे को वो बड़ा था वो। क्या बात, चलो अच्छी बात है। तो गया, बहुत परेशानियां भी हुई उसमें जाने में, खैर वो लंबी कहानी है। क्या वो करके फिर जब मैं वापस आया दिल्ली, तो विद इन मेरे ख्याल में 1 महीने के बाद ही एक और कॉल आया मेरे पास में, सजाद भाई ये डेट से फ्री हो? मैंने हाँ फ्री हूँ, एक फ़ोन कॉल आएगा आपको। मैंने ठीक है। तो 5 मिनट के बाद ही फ़ोन कॉल आया, और वो थी शूट गुड़गांव में था, रेडिसन ब्लू में पार्टी सॉन्ग करना था शूट। वाओ। संजय मिश्रा। क्या बात है। और मेरे को कभी भी ने, सीरियसली इरफान भाई, मैंने कभी भी ने, जब मेरे को कॉल्स आते थे मैं कभी पूछता नहीं था कि लीड कौन कर रहा है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, बस। अच्छा, चेन्नई एक्सप्रेस एक बड़ी फिल्म है। हाँ, और उसमें भी आपने इतना शानदार। बेसिकली मैं उसका रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि जब मैं स्टडी कैंप सीखता था और मैं पूरा R&D करता रहता था स्टडी कैंप पे, तो जाहिर सी बात है आपके कुछ बन जाते हैं, कुछ ना मेंटोर्स बन जाते हैं। तो जिसमें मेरा स्टडी कैंप, तो मेरा मेन मेंटोर तो गैरेट ब्राउन है। वाओ। जिन्होंने स्टडी कैंप इन्वेंट किया है। तो मैंने पूरी R&D किया, और मेरे को वो बंदा ना दिल से, मैं चाहता हूं मैं वैसा बनूं। तो उसके बाद में, खैर गैरेट ब्राउन तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल बड़ी बात है। ठीक है जी। तो उसके बाद में फिर मैंने इंडिया में जब मैं देखता रहता था स्टडी कैंप, तो सुजीत सेन साहब, क्या वो असित सेन, अगर आपको पता होगा, असित सेन उनके बेटे हैं। जी बिल्कुल। उनके बेटे सुजीत सेन, वो बॉलीवुड के नंबर 1 सिनेमेटोग्राफर प्लस स्टडी कैम। यस। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मैंने ना ऐसे कांपते हुए उनको ऐड किया फेसबुक पे। अच्छा। मैं देखता हूँ, ऐड किया, आप यकीन नहीं करोगे, 5 मिनट में रिक्वेस्ट ना, एक साइड से आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ, बड़े फिल्म डायरेक्टर्स, एक साइड से बड़े बड़े कहते हैं ना वो क्रेन ऑपरेटर्स, कैमरा ऑपरेटर्स, या फिर कह सकते हैं कि जो स्टडी कैम के जो मास्टर्स हैं, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला। बड़ी खूबसूरत बात है। मैं जानना चाहूंगा कि फिर आपने क्या एक्सप्लोर किया,
यानी कैमरा को लेकर, क्योंकि कई सारे बच्चे, कई सारे नए टैलेंट आपको देख रहा होगा, या कैमरामैन देख रहे होंगे, या कई सारे ऐसे लोग जो भी पढ़ रहे हैं, बच्चे जो है खास तौर पे जो स्टडी कर रहे हैं इस बारे में, क्या ऑब्जर्वेशन है आपको लेकर, मतलब स्पेशली अगर आप उन तक कोई बात पहुंचाना चाहेंगे स्टडी कैंप को लेकर? सबसे पहली चीज मैं बताना चाहता हूं, जो भी मुझे देख रहे हैं, जिनको इस फील्ड में आने का है, कैमरामैन बनने का है या कुछ भी है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि इस फील्ड को प्लीज 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 इस फील्ड को ऑप्शन में मन नहीं लेना। ये ऑप्शन वाला फील्ड नहीं है। मैंने बहुत सारे, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप के लिए, सीखने के लिए। वो उसमें से मैक्सिमम लोग जो आते हैं ना, वो आते हैं थक हार के। वो या तो किसी में, या तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, या कहीं से एंड में उनके पास ऑप्शन मास कम्युनिकेशन का, चलो जी मास कम्युनिकेशन कर लेते। बट ये फील्ड जो है, इरफान साहब आप भी इसी फील्ड से हो, आपको भी पता है कि ये फील्ड क्या है। हमारी सोशल लाइफ खत्म, हमें जाने का पता, पर्सनल लाइफ खत्म, आने का पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहले चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि इस फील्ड को ऑप्शन में न ले। ओके, पैशनेबल फील्ड है ये बहुत ज्यादा पैशनेबल है। इसमें आपको मैं क्या बताऊं, मैंने क्या क्या झेला है इस फील्ड में, तो वो सबसे पहले है। फिर अगर आप एंटर हो रहे हो, फिर वही होता है सर, डेडिकेशन। अगर आपको कैमरामैन बनना है, तो एक कैमरामैन बस खाली कैमरा उठाया, आज की डेट में क्या है कि आज की डेट में यूजर फ्रेंडली कैमरा बहुत है, इन्हें रिकॉर्ड कर लिया तो बन गए कैमरामैन। बहुत यूजर फ्रेंडली। राइट। हमने सीखा था, हमने बड़े कैमरा आते थे, मतलब मैं क्या बताऊं, 637 सोनी के बड़े बड़े कैमरा आते थे। तो ये चीज है कि आज की डेट में कैमरा लाया नहीं आपने, मतलब इतना यूजर फ्रेंडली है, आपको कुछ करना नहीं है, वो रिकॉर्ड करना। सजद भाई, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फोन आजकल के टाइम में आपने देखा होगा, सो कैमरास लगे हैं, एंड नाउ देयर आर डिफरेंट इनोवेशंस गोइंग ऑन। जैसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया भी है और साथ में कैमरा भी है, और हर कोई कैमरामैन बन गया है। और हर कोई ये देख रहा है कि इससे शॉट लेंगे, ये फ्रेम होगा, फिल्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके और हमारे टाइम पे नहीं थी। अगर 20 साल पहले की बात करें, कितना आसान हो गया? क्या आसान हो गया, या काम का वैल्यू बढ़ गया, या आपको लगता है कि मास्टर्स आर ऑलवेज मास्टर्स? देखिए, मास्टर्स आर ऑलवेज मास्टर्स, ये तो बात सही है। अब क्या है कि मैं क्या देखता हूँ, अभी फोन में अगर आप फोटोग्राफी खींचते हो, तो आप एक क्लिक में आपके फिल्टर्स चेंज हो जाते हैं, आपका पूरा चेंज ही हो जाता है, फेस मतलब पूरी तरह से। राइट। बट अगर आप देखोगे, अभी क्या है कि रील्स का जमाना है, तो रील्स बनाते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, एनिमेशंस आते हैं, वो सब चीजें है कि नहीं? एक क्लिक में ही इंसान का चेहरा चेंज हो जाता है। एब्सोल्युटली। बट ये हो गया, अगर कोई थर्ड पर्सन यूज कर रहा है, उसको उसके लिए इजी है। बट ये चीज कोई बना भी रहा है पीछे। वेरी ट्रू। ये चीज कोई बना भी रहा है, तो दैट मीन्स कि मास्टर्स कभी फेल नहीं हुए हैं। मैं क्या बोलता हूं हमेशा कि भाई, हम लोग अगर कोई चीज, ये चीज हमें अगर क्रिएट करनी है, तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट, मगर ये नहीं कर सकता है जो ये यूज कर रहा है, उसको तो बटन एक दबाना, उसको पता ही नहीं है ना, मतलब बटन एक दबा दिया। बट ये चीज हम क्रिएट कर, दैट मींस मास्टर्स है, वहीं पे ही है। ओके, मुख्तसर सा वक्त है, 4-5 मिनट का वक्त है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप यहां से निकले, टनल क्रॉस कर ली, और आप डिफरेंट मंजिल मकसूद तक पहुंच गए, मगर जबकि आप वहां से वापस आए, तो अच्छी बात है कि अभी आपका नाम भी है, सारी चीजें हैं, क्या कुछ ऐसी वजूहात है? खुसूसन हम देखते हैं जब भी बॉलीवुड का बड़ा क्रू यहां आता है, they always prefer people from outside when we talk about that we have a fantastic profession, when fantastic talent here, जिस पर वो थोड़ा सा लमसम यकीन कर लेते हैं, या थर्ड सेकंड रोल में उन्हें ले लेते हैं। क्या कुछ ऐसा नहीं? आप भी कश्मीर से हैं, आप भी गए हैं, अभी आप रोहित शेट्टी की फिल्म को असिस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो क्या कुछ वजूहात? मैं आपको बताता हूं, देखिए, मैं कश्मीरी हूं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं इधर बाहर से बॉम्बे के क्रू के साथ कितनी बार आया हूं। सनम रे की शूटिंग थी, स्टडी कैंप किया था, गुलमर्ग, बहुत सारी जगहों पे आए थे। तो मैंने उनको बहुत बार बोला है कि ये है, यहाँ पे भी है। बट क्या होता ना कि दिमाग में कॉन्सेप्ट है, छोटा शहर है, ठीक है, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, वो बात सही है। अगर मैं, अभी मेरे दिमाग में यह है कि मैं शायद, मेरे प्लानिंग्स में है कि मैं एक हायरिंग का कुछ खोलूं यहाँ पे। तो वहां से जब लोग आएंगे, तो यहाँ जब आप आते हो ना, इवन मैं आपको छोटे से ही कैमरे बताऊंगा, नहीं मिलते हैं यहाँ पे, तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। प्रोडक्शन होता है, बड़ा प्रोडक्शन होता है, उनके बजटिंग्स होती है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब से ही हायरिंग टीम लाते हैं, न कि यहाँ से लाते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ हायरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, सामान नहीं मिलता है यहाँ पे।
और लोगों के ऊपर भी फिर सेम चीज, जो टेक्नीशियंस है उनके ऊपर भी फिर भरोसा नहीं रहता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल, मुख्तसर वक्त। जी जी। हम लोग अक्सर बेशतर देखते हैं वी यूज वन कैमरा एंड वन लेंस एंड वी शूट लॉट ऑफ फ्रेम्स। What you personally believe that we need different multiple lens to shoot a बिल्कुल shoot? बिल्कुल 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 जाहिर सी बात है। मैं इनफैक्ट मैं वेडिंग्स भी करता हूँ। मैंने एक असिस्टेंट ला के रखा था, इधर कश्मीर से ही हायर किया था। तो व्हेन ही वाज विद मी, तो पैकअप के टाइम पे वो ऐसे कान पकड़ने लगे, सर आप कितनी बार लेंस चेंज करते हो, यहाँ तो शादियों में कोई लेंस इतना चेंज ही नहीं करता है। तो लेंस चेंज करना इज लाइक पूरी तरह से आपका पूरा चेंज ही हो जाता है सारा कुछ। बहुत सारे 16 mm से लेकर आप 100 mm तक देखो, हर किसी लेंस की बनाया तो है ना, किसी चीज के लिए तो बनाया। और ब्लॉक लेंसेज, मैं पर्सनली ज्यादा ब्लॉक लेंसेज पे ही खेलता हूँ, क्योंकि ब्लॉक लेंसेज पे ज्यादा आपको एब्सोल्युटली वेरिएशंस मिलती है। करेक्ट करेक्ट। और लेंसेज ही है, देखो आपको वाइड चाहिए, सुपर वाइड चाहिए, तो आप 11 mm 16 mm ये यूज करोगे। आपको एक क्लोजअप नॉर्मल क्लोजअप चाहिए तो 24 20 mm या 35 mm ये माने रखते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको वेडिंग्स में ऐसे लोग मिलते हैं, लड़कियां खासतौर पे ऐसी मिलती है, तो पतला दिखाना हमें पतला दिखाना। ठीक है। अच्छा। तो अब अगर आप लेंस से बहुत चेंज आ जाता है। अब अगर आप इसको 60 mm से शूट करोगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ अजीब सी दिखेगी। फाइनल क्वेश्चन, फाइनल टेक, मुख्तसर सा टेक, योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ फॉर द फोटोग्राफी डायमेंशंस, जिनको आप मास्टर मानते हैं अपने काम में। देखिए मास्टर में एक तो मेरे जो है ये गैरेट ब्राउन साहब, और दूसरी चीज टॉम एंटोस जो थे उनको मैं फॉलो बहुत करता था ऑनलाइन। तो उनको मैं जहाँ पे भी मैं हल्का, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा मैं पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ, सीख गया हूँ, सीखना मरने के दम तक है, और इस फील्ड में तो बहुत ही ज्यादा नहीं। राइट। मैं जहाँ पे भी फंसता था, शूट पे भी इवन मैं जल्दी से उनके ट्यूटोरियल्स वगैरह खोलते रहता था, देखता था। हाँ, राइट। तो मैं उनको बहुत फॉलो करता था। तो जल्दी से बताऊंगा, क्योंकि शूट था एक लग गया था मेरा, एक हॉलीवुड फिल्म का, मेरे को सेकंड यूनिट और स्टडी कैम ऑपरेटर का क्या बात, क्या बात। तो इंडिया में ही शूट था, उसका लोकेशन ग्रेटर नोएडा में थी। तो जस्ट फॉर्मली एक मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग में फिर वही सब चीजें हुई, तो जस्ट बोला कि डीओपी ऐसे है, तो टॉम एंटोस डीओपी। तो मेरे लिए वो ड्रीम कंप्लीट हो गया उसको। मैं टॉम एंटोस को, तो फिर मैं जब आया तो मैं पहले तो उसको गले में मैं कुछ भी बोल नहीं पाया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस गले। और उस फिल्म में मैंने उनके साथ असिस्ट किया। क्या बात। ये नहीं कि सिर्फ क्या होता है ना फिल्म्स में कि आपका जब शॉट होगा तो तभी आप उठते हो, जैसे स्टडी कैम का दिन भर आप बैठे ही है, तो स्टडी जल्दी स्टडी दादा स्टडी। तो उस टाइम पे स्टडी हमारा रेडी होने थे, बट ओवरऑल बैठे हो। तो मैं उस शूट में, पर्टिकुलर उस शूट में, मैं जब मेरा शूट नहीं होता था, मैं बस उनके साथ असिस्ट करता रहता था। बहुत खूबसूरत, मुख्तसर सा वक्त, और मुख्तसर से वक्त में हमने प्यारी प्यारी बातें आपके साथ। सज्जाद भाई, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं देता, बहुत सारी बातें और करता, मगर वक्त का तकाजा है, और हमें बड़ी खुशी हुई कि आज आपसे मुलाकात हुई है। और बहुत पहले जो है आपने अपने काम को अंजाम दिया था, शुरू किया था, और तकरीबन 20, 22, 25 साल से आप इस फील्ड में हैं, बड़े कैनवस पर काम कर रहे हैं। हमारी नेक दुआएं आपके साथ है, जबकि आप शहर श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं और उसके बाद आप हॉलीवुड तक पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन, ये थे मेरे आज के मेहमान, जी हां, सज्जाद शाह साहब जो कि एक कमाल के सिनेमाटोग्राफर हैं, स्टडी कैम के भी कह सकते हैं कि मास्टर है, बड़े मास्टर्स के साथ काम किया है। और स्पेशली लेंस को लेकर इनके क्या ख्यालात थे, क्या तासुरात थे, वो आपने आखिरकार जाना कि जब इन्होंने अपना काम नोएडा से शुरू किया तो आखिरकार कहानी जी हां हॉलीवुड तक पहुंच गई। और आज हमारा कैमरा इन पर भी फोकस रहा, इनके बारे में भी जाना। हमें उम्मीद है कि यह गुफ्तगू आपने पसंद फरमाई होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर किसी और मेहमान के साथ हम करेंगे रूबरू होंगे। जी हां, गुफ्तगू के साथ मसरूफ प्रोग्राम रहेगा फन और फनकार। इजाजत दीजिए, सईद इरफान फाजिल, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, इमरान तारिक, मेरे ऑनलाइन एडिटर्स, ग्राफिक्स जो इस वक्त ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, जी हां, साहिल भट्ट और आबिद कादिर को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। खुदा हाफिज।